Hello everyone. So today we will see chapter called atoms, structure of atoms and nuclei. ठीक है. यहाँ पर ये चैप्टर हम पॉइंट बाय पॉइंट सेंटेंस बाय सेंटेंस डिस्कस करेंगे सो दैट सारे पॉइंट हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएं. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या दिया है आपको. ओके जस्ट ये काफ़ी ठीक है. तो थोड़ा स्मूथ मूवमेंट होगा. ओके राइट. इंट्रोडक्शन. सो ग्रीक फिलोसोफर ग्रीक फिलोसोफर लिसिपस in 370 BC and Democritus 460 to 370 BC were the first scientists to propose in the 5th century BC that the matter is made up of indivisible parts called atoms. Dalton in 1766 to 1844 gave his atomic theory in early 19th century. According to his theory, matter is made up of indestructible particles. Atoms of a given element are identical and the atoms can combine with the other atoms to form the new substances. That atom where indestructible was shown to be wrong by the experiments of J. Thomson in 1854 to 1940, who discovered electron in 1887. तो यहाँ तक की जर्नी आपको क्या बताती है कि जो ग्रीक फिलोसोफर लिसिपस और डेमोक्रिटस थे, उन्होंने पहली बार ये प्रपोज किया कि जो मैटर होते हैं वो इंडिविजुअल पार्ट से बने होते हैं. ये सारी चीज़ें हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. फिर डेल्टन उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी और जिसमें उन्होंने बताया कि जो मैटर है ये इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बनता है जिसे हम एटम कहते हैं. और किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और ये एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके नए सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. फिर इसके बाद जे थॉमसन ने पहली बार ये डिस्प्रूव किया कि जो एटम है वो आपके इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि जे थॉमसन ने पहली बार एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किया. ओके अभी तक ये था कि अलग नहीं किया जा सकता किसी चीज़ को एटम से, एटम को अलग नहीं किया जा सकता. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और हमें पता चला कि यस इलेक्ट्रॉन वी कैन रिमूव. ही देन प्रपोज. तो यहाँ पर 1887 ये हम टाइमलाइन पे याद रख सकते हैं. 1887 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की. He then proposed to proceeded to give his atomic model, which has some deficiencies and was later improved upon by Rutherford and Niels. फिर यहाँ पर जे थॉमसन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की और हम देखते हैं कि जो जे थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी थी उसके अंदर भी कुछ मिस्टेक्स थी जिन्हें बाद में रुदरफोर्ड और नाइल बोर ने करेक्ट किया. वी विल डिस्कस दीज different models in this chapter. You have already studied about atoms and nuclei in 11th standard in chemistry. This chapter will enable you to consolidate your concepts in this chapter. We will learn that an atom contains a tiny nucleus whose size is about 1 lakh times smaller than the size of the atom. The nucleus contains all the positive charge of the atom and also 99.9% of its mass. In this chapter, we will also study the properties of nucleus, the forces that keep it intact, its radioactive decay, and about the energy that can be obtained from it. तो यहाँ पर ये चैप्टर में हम ये सारी बातें देखने वाले हैं कि न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, न्यूक्लियस के अंदर 99.9% ऑफ द टोटल एटम का मास है. इसके साथ और हम यहाँ पर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो फोर्सेस ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को साथ में कंबाइन करके रखते हैं उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. रेडियो एक्टिव डिके के बारे में बात करेंगे एंड अबाउट द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट. और ये जो रेडियो एक्टिव डिके होता है उससे जो एनर्जी हमको मिलती है इसके बारे में. थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल.
Thomson performed Thomson's atomic model. Thomson performed several experiments with glass vacuum tube wherein a voltage, तो यहाँ पर ये थॉमसन के एक्सपेरिमेंट, थॉमसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे जिसमें ग्लास वैक्यूम ट्यूब का वो यूज़ करते थे एंड वॉज अप्लाइड, तो ग्लास वैक्यूम ट्यूब वॉज अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, एक हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इनसाइड एंड इवेक्यूएटेड. The cathode was seen to emit rays which produces a glow when they struck the glass behind the anode. By studying the properties of these rays, he concluded that the rays are made up of negatively charged particles, which he called electrons. This demonstrates that the atoms are not indestructible. This demonstrated that atoms are not indestructible, means we can destruct them, we can divide them. They contain electrons which are emitted by the cathode. तो यहाँ पर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए, कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उन्होंने ये पाया कि जो एनोड है, एनोड के बैक साइड में क्या होता था, यहाँ पर इन्हें कुछ पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हुए दिखते थे. बाद में इन्होंने इसे जब जांचा तो पाया कि ये सारे नेगेटिव पार्टिकल्स हैं एंड इन्होंने इसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई. थॉमसन proposed his model of an atom in 1903. According to his model, an atom is a sphere having a uniform positive charge in which electrons are embedded. तो यहाँ पर फिर थॉमसन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी और इस एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है जिसमें जगह जगह पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है. Sphere having a uniform positive charge in which the electrons are embedded. This model is referred to as plum pudding model. और ये मॉडल उन्होंने रिफर किया एज ए plum pudding model. The total positive charge is equal to the total negative charge of the electron, the atom, rendering its electrical neutrality. और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है दे आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सो दैट एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. As the whole solid sphere is uniformly positively charged, the positive charge cannot come out and only the negative charge electrons, which are smaller, can be emitted. As the whole solid sphere is uniformly positively charged. यहाँ पर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जो स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड है और इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में हैं दे कैन कम आउट. The model also explained the formation of ions and ionic compound. However, further experiments on the structure of atom, which are described below, showed the distribution of charge to be very different than what was proposed by the Thomson's model. फिर आगे चलकर जो रुदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किए उससे हमें ये समझ में आया कि जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो उससे काफ़ी डिफरेंट एक्चुअल में एटम होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर गीगर मार्सलन एक्सपेरिमेंट, गीगर मार्सलन का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम देखते हैं. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, रदरफोर्ड सजेस्टेड एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय एटम्स. अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई एंड आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, हैविंग चार्जेस ऑफ 2 protons. The experiment was performed by his colleagues Giger and the Marsden between 1908 and 1930. So between a span of, we can say, 5 years, under the supervision, under the guidance of Rutherford, इनके जो 2 कलीग थे गीगर और मार्सden, उन्होंने एक्सपेरिमेंट की. हीलियम न्यूक्लियाई उन्होंने यूज़ किया, अल्फा पार्टिकल्स एज ए हीलियम न्यूक्लियाई, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. एक्सपेरिमेंट क्या था आगे हम देखेंगे. अ स्केच ऑफ द एक्सपेरिमेंट सेटअप इज शोन इन फिगर 15.1. तो फर्स्ट लेट अस गो एंड सी फिगर 15.1. दिस इज योर फिगर 15.1. Here you can see there is a source of alpha particle, then there is a collimator. The role of collimator is to collimate the alpha particles which are coming from the source, and then there is a gold foil, thin gold foil.
then there is a screen and there is a detector. Okay, fine. We will see them one by one. So here, alpha particles. Alpha particles from a source were collimated, that is focused into a narrow beam, and were made to fall on the gold point. The scattered particles produced scintillations on the, they produce scintillations, light spark we can say. ठीक है, जब ये अल्फा पार्टिकल्स स्क्रीन पर हिट करते हैं तो क्या होती है, देयर इज सम स्पार्क, थोड़ा लाइट वहाँ पर हमें दिखाई देता है. द स्कैटर पार्टिकल प्रोड्यूस scintillations on the surrounding screen. The scintillations could be observed through a microscope, which could be moved to cover different angles with respect to incident beam. It was found that most alpha particles passed straight through the foil, while a few were deflected through a various scattering angle. A typical scattering angle is shown by theta in the figure. Okay, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो किया इन्होंने, व्हाट दे ऑब्जर्व कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं दे मूव स्ट्रेट, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर भी होते हैं by some angle theta. Only about 0.14% of the incident alpha particles were scattered through angle larger than 0.1 degree. So what we find that कि okay बहुत सारे means आप देखिए 0.14 means 0.9 0.86%, no sorry 0.86 नहीं 99.86% जो आपके particles हैं they are moving straight. There is a deflection which is less than 0.1. Okay, so through an angle larger than, so there are only 0.14% of the particles which scatter with an angle which is less than, which is more than 0.1 degree. Okay, sorry. Even out of these, most were deflected through very small angles. About one alpha particle in 8,000 was deflected through angle larger than 90 degree, and few still were deflected through angles as large as 180 degree. So ऑब्जर्वेशन क्या था कि 0.14% जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्कैटरिंग होती है फॉर एन एंगल ग्रेटर देन 0.14 डिग्री. अबाउट 8,000 ओके अल्फा पार्टिकल्स इन अबाउट वन अल्फा पार्टिकल इन 8,000, एक अल्फा पार्टिकल 8,000 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल ऐसा होता है इसका जो डिफ्लेक्शन होता है इट इज़ मोर देन 90 डिग्री, एंड फ्यू स्टिल वेर डिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल लार्जर देन 180 डिग्री, और कुछ जो है उनका डिफ्लेक्शन थ्रू 180 से भी ज़्यादा होता है. रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. रिजल्ट्स ऑफ गीगर-मार्कसमैन एक्सपेरिमेंट्स could not be explained by थॉमसन्स मॉडल. अब थॉमसन का मॉडल था कि एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया और जो रिजल्ट मिले, ये रिजल्ट्स को हम थॉमसन के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे. इन दैट मॉडल द पॉजिटिव चार्ज वॉज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द लार्ज स्फीयर constituting the atoms. The volume density of the positive charge would thus be very small, and all the incident alpha particles would get deflected only through very small angles. तो यहाँ पर थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि आपका जो एटम है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी, ओके डेंसिटी इज योर मास अपॉन वॉल्यूम यू कैन से दैट, और चार्ज अपॉन वॉल्यूम यू कैन से, ये बहुत कम होगी, और इसके वजह से जब अल्फा पार्टिकल्स पास होंगे गोल्ड फॉइल से तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग होनी चाहिए ये बहुत स्मॉल एंगल से होनी चाहिए. लेकिन हमने देखा कि देर आर अल्फा पार्टिकल्स विच आर स्कैटरिंग थ्रू मोर देन 90 डिग्री, सम आर स्कैटरिंग इवन विथ 180 डिग्री. सो विथ थॉमसन्स मॉडल इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, थॉमसन के मॉडल से ये पॉसिबल था ही. The volume density of the positive charge would thus be very small, and all the incident alpha particles would get deflected only through very small angles. Rutherford argued that the alpha particles which were reflected back must have encountered a massive particle with a large positive charge so that it would repel back. अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स जो थे
दे डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 डिग्री. सो देन रुदरफोर्ड का आर्ग्यूमेंट ये था कि एक कोई तो एटम में एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैसिव पॉजिटिव चार्ज है, एक हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज है. सो बिकॉज ऑफ दैट जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया. फ्रॉम द फैक्ट दैट extremely small number of alpha particles turn back while most other passes through almost undeflected, he concluded that the positive charge particles in the atom must be very small in size and must contain most of the mass of the atom. तो यहाँ पर क्योंकि बहुत कम एटम्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ही 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे या फिर बाउंस बैक हुए थे, तो इसका मतलब ये था कि एटम के अंदर जहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज होंगे ये बहुत स्मॉल स्पेस में होंगे और इनके पास ही यू कैन से दैट द मास ऑफ द एटम विल बी. मैं मेरा ही ले रहा हूँ, बैठने बैठ सकते हैं. While most other particles passes through almost undeflected, he concluded that the positive charge particles in the atom must be very small in size and must contain most of the data. From the experimental data, the size of the particle was found to be about 10 femtometer. Okay, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से फिर अगर हमने चेक किया कि ये जो साइज़ है ये आगे इन्होंने कैलकुलेशन से भी किए हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो साइज़ है न्यूक्लियस बाद में वर्ड पॉइंट करेंगे, जहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हैं उनका जो साइज़ है ओके वो 10 फेम्टोमीटर है. एक फेम्टोमीटर आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है, विच इज़ अबाउट 10⁻⁻5 टाइम्स द साइज ऑफ एटम. तो यहाँ पर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है ओके, एटम के अंदर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मैसिव पॉजिटिव चार्ज है, वो स्पेस बहुत छोटा है. ओके, 10⁻⁻5 टाइम्स एटम से छोटा है. तो 10⁻⁻5 टाइम्स ये काफ़ी छोटा हो जाता है. जैसे फुटबॉल का मैदान अगर समझें तो एक छोटे से गेंद के बराबर यहाँ पर ये साइज है जहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज. द वॉल्यूम ऑफ the volume of okay the volume of this particle was thus found to be about 10⁻⁻15 times that of an atom. He called this particle the nucleus of an atom. तो ये जो पार्टिकल था, he called this particle the nucleus of the atom. तो ये एटम में आपको एक ऐसा स्पेस जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, वो उन्होंने क्या कहा कि ये एक न्यूक्लियस है. ही प्रपोज्ड दैट एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड almost 99.9% of the mass of atom is concentrated in the central nucleus and the electron revolve around it in the circular orbit. यहाँ पर रुदरफोर्ड ने कहा कि जो अप्रॉक्सीमेटली टोटल मास है और जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है ये इस न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं. सिमिलर टू द रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इन द सोलर सिस्टम. कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम में प्लैनेट रिवॉल्व करता है. द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज नेसेसरी एज विदाउट इट द इलेक्ट्रॉन वुड फॉल इनटू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द एटम वुड कोलैप्स. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते तो क्या होता है कि दे विल फॉल बिकॉज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में अट्रैक्ट करता है एंड वो एटम के न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाते हैं एंड फिर आपका एटम एग्जिस्ट नहीं करता. द स्पेस बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच डिसाइड द साइज ऑफ एटम एंड द न्यूक्लियस इज मोस्टली एम्प्टी. The space between the orbit of the electrons which decides the size of atom and the nucleus is mostly empty. Thus most alpha particles pass through this empty space undeflected and a very few which are in direct line with the tiny nucleus or are extremely close to it get repelled and get deflected through
large angles. This model also explains why no positive charge why no positive charged particles are emitted by the atom while negatively charged electrons are. This is because of the large mass of the nucleus, which does not get affected when force is applied on the atom. तो यहाँ पर रुदरफोर्ड सर ने यहाँ पर क्या बताया कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि ये स्ट्रेट पास हो जाते हैं गोल्ड फॉइल से, इसका मतलब जो एटम है वो मोस्टली खाली है. ओके, काफ़ी जो स्पेस है अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के एटम्स में, वो क्या है, वो खाली है, कुछ नहीं है वहाँ पर. और एक छोटी सी जगह है जहाँ पर आपके पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं. नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये भी समझ में आया कि क्यों पॉजिटिव चार्ज इमिट नहीं होते हैं और नेगेटिव चार्ज इमिट होते हैं. ऐसा इसलिए उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, काफ़ी मैसिव लार्ज अमाउंट में वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसी वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द पॉजिटिव चार्ज. फोर्स अप्लाई करके हम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, बट पॉजिटिव चार्ज को नहीं निकाल सकते. तो यहाँ पर सर रुदरफोर्ड जी ने जो थॉमसन की एटॉमिक थियरी थी, थॉमसन का जो मॉडल था, उसे काफ़ी हद तक मॉडिफाई किया और अपना एक नया मॉडल यहाँ पर पेश किया. डिफ़िकल्टीज विद द रुदरफोर्ड मॉडल. तो रुदरफोर्ड का मॉडल ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ डिफ़िकल्टीज यहाँ पर थी. ओके, क्या डिफ़िकल्टीज थी? लेट अस सी दैट. डिफ़िकल्टीज विद रुदरफोर्ड्स मॉडल. Though this model in its basic form is still accepted, it faced certain difficulties. We know from Maxwell's equation that an accelerated charge emits electromagnetic radiation. An electron in Rutherford's model moves uniformly along a circular orbit around the nucleus. Even though the magnitude of this velocity is constant, its direction changes continuously, and so the motion is an accelerated motion. Thus, the electron should emit electromagnetic radiation continuously. तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि मैक्सवेल की थ्योरी से हमें ये पता था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अगर एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी एमिट करता है. यहाँ पर हमने रुदरफोर्ड के मॉडल में देखा कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग, इवन दो दे आर रिवॉल्विंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, बट देन ऑल्सो क्योंकि उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में हम जानते हैं कि सर्कुलर मोशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो योर डायरेक्शन चेंजेस. तो एज डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस हम कह सकते हैं वेलोसिटी चेंज होती है, एंड एज वेलोसिटी चेंजेस वी कैन से दैट कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है. एंड एज पर द मैक्सवेल्स लॉ, मैक्सवेल्स रूल, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शुड एमिट देयर एनर्जी. So thus the electron should emit electromagnetic radiation continuously. Also, as it emits radiation, its energy would decrease and consequently the radius of the orbit would decrease continuously. तो क्या होगा कि इसका रेडियस भी कम होता जाएगा. It would then spiral into the nucleus, causing the atom to collapse and lose its atomic properties. तो क्या होगा कि there will be a stage जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा और जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो खत्म हो जाएगी. एज द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड वुड ऑल्सो चेंज कंटिन्यूसली. अब एक और दूसरी बात ये थी कि जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते जाएंगे, वो अपनी एनर्जी को लूज़ करते जाएंगे, कंटिन्यूसली लूज़ करते जाएंगे, जिससे उनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, और उनकी वेलोसिटी चेंज होगी तो कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी. और रेडिएशन, इसकी वजह से जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूस चेंजिंग फ्रिक्वेंसी का एक रेडिएशन होगा. सो वुड ऑल्सो चेंज कंटिन्यूसली एज it moves towards the nucleus. As it moves towards the nucleus. Now these things are observed. None of these things are observed. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने देखा कि कोई कंटिन्यूस की जो रेडिएशन का एमिशन है ये कंटिन्यूस नहीं है. कंटिन्यूस का मतलब कि आपको जो रेडिएशन है वो उसकी जो फ्रिक्वेंसीज होगी वो एक कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी मिलेगी. लाइक आपको फ्रिक्वेंसी 1000 मिलती है तो 990 भी होगा, 980 भी होगा, लाइक दैट. तो ये ऑब्जर्व नहीं किया गया. फर्स्टली मोस्ट एटम्स आर
very stable, and secondly, they do not constantly emit electromagnetic radiation, and definitely not of the varying frequency. तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये था कि पहले तो कई एटम जो थे वो काफ़ी स्टेबल थे, जिसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही नहीं मिलते, जो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट नहीं करते हैं। इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल्स दे आर मूविंग बट दे आर नॉट एमिटिंग द रेडिएशन एज प्रपोज्ड बाय द मैक्सवेल। ठीक है। और दूसरा कि यहाँ पर जो अगर कुछ एटम रेडिएशंस करते भी हैं तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती है। ठीक है। द एटम्स हैव टू बी गिवन एनर्जी, एग्जाम्पल बाय हीटिंग, for them to be able to emit the radiation, and even then they emit electromagnetic radiation of a particular frequency, as will be seen in the next section. Rutherford's model failed on all these count. तो यहाँ पर क्या बताया कि एटम कंटिन्यूसली एटम रेडिएशन करता नहीं है। एटम को अगर मैं रेडिएशन करवाना चाहता हूँ तो फर्स्ट आई हैव टू सप्लाई एनर्जी, आई हैव टू हीट इट। तो जब हम हीट करेंगे तो देन इट विल रेडिएट एनर्जी, एंड ये जो एनर्जी का रेडिएशन होगा ये कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जहाँ पर रुदरफोर्ड का मॉडल फेल हो रहा था। तो नाउ वी विल सी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। 15.5 है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अभी स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम आपने स्कूल में भी पढ़ा है। ओके, इट इज़ द रेंज ऑफ रेडिएशन, आई विल से कि स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज़ द रेंज ऑफ रेडिएशन जो हमें मिलता है। रेंज ऑफ रेडिएशन मीन्स जो रेडिएशन है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन होती हैं, तो क्या क्या फ्रिक्वेंसी है उनका हम एक कलेक्शन ले लें तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ से एटम से रेडिएशन हो रहा है तो विल सी कि एटम से जो रेडिएशन हो रहा है वो क्या है। तो व्हेन वी नो दैट व्हेन द मेटालिक ऑब्जेक्ट इज हीटेड it emit radiation of different wavelength. When this radiation is passed through a prism, we get a continuous spectrum. So we know that when a metallic object is heated, it emit radiation of different wavelength. When this radiation is passed through a prism, we get a continuous spectrum. However, the case is different when we heat the hydrogen gas inside a glass tube to high temperature. The emitted radiation has only a few selected wavelength and when passed through a prism we get what is called a line spectrum as shown in the visible range in figure 15.2. It shows the hydrogen emit radiations of the wavelength 410, 434, 486 and 656 nanometer and does not emit any radiation with wavelength in between these wavelengths. These lines seen in the spectrum are called emission lines. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे अगर आप व्हेन क्या देखा हमने कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो जो रेडिएशंस होते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ का जो प्रिज्म से पास करेंगे तो जो हमको रेडिएशन मिलता है वो एक कंटिन्यूस रेडिएशन मिलता है। बट अगर हम हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं तो वहाँ पर जो हमको रेडिएशन मिलता है, यहाँ पर हमने देखा कि वो रेडिएशन जो है उसमें आपको 410, 434, 486 एंड 656 नैनोमीटर की वेवलेंथ तो मिलती है, लेकिन इसके बीच की वेवलेंथ नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो ये डायग्राम दिया हुआ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आप देख सकते हैं 410, 434, 486 एंड 656, and in between we have no radiation. However, hydrogen atom also emit radiation of some other values of wavelength in the ultraviolet, the infrared and the longer wavelengths. तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन एटम है ये कुछ और भी रेडिएशंस करता है। ओके, अल्ट्रावायलेट रीजन में करता है, इंफ्रारेड रीजन में करता है एंड एट लार्जर वेवलेंथ्स. The spectral lines can be divided into group known as series. तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें हाइड्रोजन से मिलती हैं यहाँ पर हम इनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सिर्फ ये विजिबल रेंज में हमको स्पेक्ट्रल लाइन्स नहीं मिल रही हैं, हमें अल्ट्रावायलेट रीजन में भी मिल रही हैं, इंफ्रारेड रीजन में भी मिल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एंड वी कॉल देम एज सीरीज। ओके, डिफरेंट सीरीज।
the spectral lines. The spectral lines can be divided into group known as series with names of the scientist who studied them. The series starting from shorter wavelength and going to larger wavelength are called line. ओके, तो यहाँ पर हमने अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग रीजन में ये जो वेवलेंथ है इन्हें स्टडी किया और उनके नाम के अकॉर्डिंग हमने ये जो सीरीज़ बनाई, इसके अंदर जो हमने अलग अलग सीरीज़ बनाई उनके अपने नाम भी रख दिए। तो स्टार्टिंग विद द शॉर्टर वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ मतलब हायर फ्रिक्वेंसी से हम अगर स्टार्ट करें तो नाम है लाइमन, लाइमन कह सकते हैं, लीमैन कह सकते हैं, कि लीमैन ब्रदर्स में लाइमन और लीमैन सीरीज़। देन है पामर सीरीज़, देन है पैशन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पॉइंट सीरीज़ एसेट्रा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि आपका फ्रिक्वेंसी हाई थी, वेवलेंथ छोटा था, छोटे से बड़ा 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 बड़ा। इन ईच सीरीज द separation between successive line decreases as we go towards shorter wavelength and they reach a limiting value। तो हर एक सीरीज में जैसे जैसे हम हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कम होता जाता है। Semantic diagram of the first three series is shown in figure 15.3। The limiting values of the wavelength of each series is shown by dotted line in the figure। तो यहाँ पर ये फिगर आपके सामने, ये फिगर आप देखिए, तो लाइमन सीरीज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आप देखिए लाइमन सीरीज में 90 नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर से हायर वेवलेंथ की आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस या फिर रेडिएशन हमको दिखाई देते हैं। तो 90 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 110 नैनोमीटर, 120 नैनोमीटर। देन बामर सीरीज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो रेंज है वो थोड़ा और हाइयर है, 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। थोड़ा और आगे जाएंगे तो वी विल गेट नैनोमीटर के बाद है 0.6 माइक्रोमीटर, 1.0 माइक्रोमीटर, 1.5 माइक्रोमीटर, 2.0 माइक्रोमीटर। तो नैनोमीटर आपका 10 पावर -9, माइक्रोमीटर 10 पावर -6। तो यहाँ पर तीन अलग अलग साइंटिस्ट, लेमन, पामर एंड पेशन, और तीनों की जो सीरीज है सीरीज यहाँ पर शो की गई है। द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ ऑफ द एमिशन लाइंस आर फाउंड टू ओबे द रिलेशन। तो यहाँ पर ये जो लाइन्स हमको मिली और जो हमें फ्रिक्वेंसी मिली, रादर वी विल से दैट फ्रिक्वेंसी मिली, वो फ्रिक्वेंसी ये एक रिलेशन को सेटिस्फाई करती है विच इज़ 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/n² माइनस 1/n²। रिलेशन क्या है? रिलेशन है 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स 1/n² माइनस 1/n²। वेयर so here if you talk about lambda, okay, so here lambda is the wavelength of the line, lambda is the wavelength of the line, r is the constant, and n and m are integers, n is equals to 1, 2, 3 respectively for Lyman, Palmer, Passion series, while m takes all integral values greater than n for that series। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी, m की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, और इंटीजर m भी होगा, इंटीजर n भी होगा। सो इफ you take n is equals to 1, so m will be starting from 2, 3 like that। Okay. The difference in wavelength of successive lines in each series can be calculated from equation 15.1। तो ये जो 15.1 equation देख रहे हैं, the difference in wavelength of the successive lines in each series can be calculated from equation 15.1 and shown to decrease with increase in m। Thus, the successive lines in a given series come closer and closer and ultimately reach the value of lambda
इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो आपका जो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जो रेडिएशन हो रहा है, ओके, जो रेडिएशन हो रहा है, जैसे जैसे हम देखते हैं कि एम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम एम को बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आपका जो लैम्बडा है, लैम्बडा की वैल्यू एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होती जा रही है। तो यहाँ पर ये जो लैम्बडा हमको मिल रहा है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n² माइनस 1/m², ये लैम्बडा क्या इंडिकेट कर रहे हैं? द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ द सक्सेसिव लाइन्स इन ईच सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस। तो एक 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 ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जंप कर रहा है, तो उनके वेवलेंथ में कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों लेवल पे जो थे उनके वेवलेंथ में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो यहाँ पर दिया है। और ये डिफरेंस हम देखते हैं कि जैसे जैसे एम टेन इन्फिनिटी, दिस डिफरेंस बिकम लेस एंड लेस। तो एटम्स ऑफ द हायर एलिमेंट ऑल्सो एमिट लाइन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर ये हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा हम कुछ और भी लें तो वहाँ पर भी हमको एटम स्पेक्ट्रा ही मिलता है। एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट also emit line spectra. The wavelength of the line is emitted by each element are unique, so much so that we can identify the element from the wavelength of the spectral lines that um, that that it emit. Rutherford's model could not explain the atomic spectra. तो यहाँ पर ये हमने देखा कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है, ये यहाँ पर जो लैम्बडा की वैल्यूज मिल रही हैं, ये हमें अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग मिलती है। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइन्स को यूज़ करके ही हम ये जज कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि किस एलिमेंट से ये स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें ऑब्टेन हो रही है। बोर्स एटॉमिक मॉडल। Niels Bohr modified the Rutherford's model by applying ideas of quantum physics which were being developed at that time. तो यहाँ पर नाइल बोर ने क्या किया? नाइल बोर ने रुदरफोर्ड के मॉडल में हमने देखा कि कुछ फ्लॉज थे। रुदरफोर्ड का जो मॉडल था वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए ओके, इसलिए यहाँ पर नाइल बोर ने क्वांटम फिजिक्स जो उस समय डेवलप किया जा रहा था उसे यूज़ करके मॉडल को मॉडिफाई किया। He realized that Rutherford's model is essentially correct, and all that is needed is stability of the orbit. Also, the electrons in these stable orbit should not emit electromagnetic waves as required by the classic electromagnetic theory. He made three postulates with defined his atomic model, which defines his atomic models. These are given below. तो यहाँ पर नाइल बोर ने क्या किया? तीन पॉस्टुलेट्स दिए। ओके, तीन पॉस्टुलेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉस्टुलेट इन्होंने दिया, ठीक है, नाइल बोर के अकॉर्डिंग जो रुदरफोर्ड का मॉडल था सही था, खाली वहाँ पर एक स्टेबिलिटी है जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। तो इसे किस तरह से हमने क्वांटम फिजिक्स को यूज़ करते हुए रीडिफाइन करके ये प्रॉब्लम को दूर किया। तो यहाँ पर जो नाइल बोर थे उन्होंने तीन एजम्पशंस किए, तीन पॉस्टुलेट्स किए। पहला एजम्पशन था द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो पहला एजम्पशन क्या था? देखिए, रुदरफोर्ड ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, कहाँ रिवॉल्व होते हैं, कैसे रिवॉल्व होते हैं, कितने डिस्टेंस पर होते हैं, कुछ नहीं, बस रिवॉल्व होता है। तो यहाँ पर नाइल बोर ने इसको क्लेरिफाई किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they revolve in circular orbit. This is the same assumption as in the Rutherford model, and the centripetal force necessary for the circular motion is provided by electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus. तो ये ऑलमोस्ट रुदरफोर्ड जैसा ही था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होता है उससे मिलता है। सेकेंड पोस्टुलेट था कि द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक सर्टेन फिक्स वैल्यू सच दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 h being the Planck constant. तो सेकेंड पोस्टुलेट था द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज। क्या था कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज सच दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो अब कहाँ पर घूमेगा, क्या रेडियस होगा ऑर्बिट का, तो उन्होंने यहाँ पर नाइल बोर ने ये क्लियर किया कि जो रेडियस होगा वो ऐसा होगा कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, इस तरह से होगा। Such orbits are called stable orbits, are the stable states of the electron, and electrons in these orbits do not emit radiation as is demanded by the classical physics. Thus, different orbits have different and defined values of angular momentum and therefore different values of energies. तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिट्स हैं, ओके, ये स्टेबल ऑर्बिट होंगे क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो वो कोई एमिशन नहीं करेंगे, कोई रेडिएशन नहीं करेंगे। ओके, so thus different orbit have different and defined values of angular momentum and therefore different values of energy. So क्या होगा, उनके अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होंगे और उनकी अलग अलग एनर्जी होगी। An electron can make a transition from one of its orbit to another orbit having lower energy. In going so, it emits a photon of energy equal to the difference in its energy in the two orbits. तीसरा पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी। इन डूइंग सो इट एमिट अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन इट्स एनर्जी इन द टू ऑर्बिट। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट कर सकता है, जा सकता है, लेकिन जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को फोटोन के फॉर्मेट में एमिट करेगा और ये जो एनर्जी वो फोटोन फॉर्मेट में एमिट करेगा ये किसके बराबर होगी, तो इट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द टू ऑर्बिट। तो हर ऑर्बिट की अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी है और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट होगा तो वो क्या करेगा, इट विल give out energy which is equal to the difference in the energy of the two orbits. Now radii of the orbit. Using the first two postulates, we can study the entire dynamics of the circular motion of the electron, including its energy. तो यहाँ पर अब ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब कि जो तीन पोस्टुलेट्स यूज़ किए, ये तीन पोस्टुलेट्स को यूज़ करके हम यहाँ पर काफ़ी कुछ, जैसे क्या रेडियस होगा, ओके, एटम का क्या रेडियस होगा, क्या उसके पास एनर्जी होगी, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे, एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं कि रेडियस। Using the first two postulates, we can study the entire dynamics of the circular motion of the electron, including its energy. Let the mass of the electron be ma, its velocity in the nth stable orbit be vn, and the radius of its orbit be rn. Okay, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने कंसिडर कर लिया, nth स्टेबल ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी कंसिडर कर ली एंड उसका रेडियस भी कंसिडर कर लिया। द एंगुलर मोमेंटम इज n, तो एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, इट इज योर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस अबाउट which it is rotating. So me, mass of electron, multiplied by the velocity of electron multiplied by radius is your angular momentum. And according to the second postulate, we can write, second postulate था कि it is integral multiple of n h/2 पाई, तो यहाँ पर mvr जो है इट विल बी इक्वल टू यहाँ पर h/2 पाई का इंटीग्रल मोमेंटम, तो n टाइम्स h/2 पाई हो जाता है। n टाइम ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने एंगुलर मोमेंटम कंसिडर किया कि 1 टाइम h/2 पाई होगा, क्योंकि जो इंटीग्रल मल्टीपल है वो 1 2 3 4 हम कर सकते हैं। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, 2 होगी तो कुछ वैल्यू मिलेगी, 3 होगी तो कुछ वैल्यू मिलेगी, राइट है। तो nth ऑर्बिट में हमने बात की कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी भी है, तो वहाँ पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स h/2 पाई।
So your Me into Vn into Rn is equals to NH upon 2 pi. Okay. Hmm. The positive integer n is called principal quantum number. तो ये जो n है इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. The centripetal force necessary for the circular motion of the electron is provided by the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus. Assuming the atomic number of the atom to be Z, the total positive charge on the nucleus will be Z times C. And we can then write m e into v n square upon r n. तो ये क्या होगा? ये आपका सेंट्रिपिटल फोर्स होगा एंड दिस सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू जेड ई क्या है? जेड ई आपका चार्ज ऑन न्यूक्लियस है और फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है तो जेड ई इंटू ई अपॉन प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन स्क्वायर. ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो हमने क्या किया? हमने सेंट्रिपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पर कंपेयर कर लिया. So epsilon naught is the permeability of the vacuum and E is the electron charge. Eliminating Vn from equation number 15.2 and 15.3 we get. तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम Vn को एलिमिनेट करते हैं. तो Vn को एलिमिनेट करेंगे तो हमें जो Rn है Rn का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. ठीक, तो वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर Rn. तो यहाँ पर Rn का एक्सप्रेशन हमको मिल गया. Rn इज n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई इंटू जेड स्क्वायर. सिमिलरली हम आर एन को अगर एलिमिनेट करें तो हमें वी एन मिल जाएगा और वी एन वी विल गेट जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन एच एन. इक्वेशन 15.4 shows that the radius of the orbit is proportional to n square. That is square shows that the radius of the orbit is proportional to n square. That is square of the principal quantum number. The radius increases with increase in n. The hydrogen atom has only one electron, that is Z is 1. Substituting the value of the constants H, epsilon naught, M and E in equation 15.4, we get for n is equals to 1, R is equals to 0.053 nanometer. This is called the Bohr's radius. Bohr's radius and is denoted by A0, which is h square upon epsilon pi m e into e square. This is the radius of the smallest orbit of the electron in hydrogen atoms. From equation 15.4, we can write Rn is equals to A0 into n square. ओके, तो अब यहाँ पर बिफोर वी मूव फर्दर, यहाँ पर ये जो कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस को एक बार फिर से हम यहाँ पर करते हैं. एक बार फिर से कैलकुलेशंस करते हैं. तो एक नया पेज मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कैलकुलेशंस के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर दो हमने चीज़ों को कंपेयर किया है. पहला तो हमने बोला कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स आपका क्या है? m the mass of electron into Vn square upon R. Centripetal force is equals to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जो आपका चार्ज है जेड ई टाइम्स ई, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन का स्क्वायर. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सेंट्रिपिटल फोर्स को इक्वेट कर रहे हैं विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, अब यहाँ पर हमें वी एन को एलिमिनेट करना है. वी एन को फाइंड आउट करना है, एलिमिनेट करना है.
ओके हाँ, एक और यहाँ पर पॉस्टुलेट है ना, एक और यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये तो हो गया, ये एक रिलेशन हो गया, और एक रिलेशन था आपका एंगुलर मोमेंटम का था, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम था आपका लीनियर मोमेंटम विच इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit into r n radius. तो ये एंगुलर मोमेंटम था, एंड दिस एंगुलर मोमेंटम इज एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। ओके, तो ये अगर मैं यूज़ करूँ और यहाँ से वी एन की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, सो वी एन आई कैन राइट एज वी एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम इंटू आर एन। ओके, तो ये जो वी एन की वैल्यू है, ये वी एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूँ एम वी स्क्वायर में, तो ये मुझे मिल जाएगा एम ई इंटू वी एन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, मैं वी एन की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ, डिवाइड बाई यहाँ पर आर एन है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इंटू 4 पाई स्क्वायर, देन दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर इंटू आर एन का स्क्वायर। क्या क्या, ये वी एन का स्क्वायर किया बोथ द साइड, so this is equals to z e square divided by 4 pi epsilon naught आर एन स्क्वायर। तो ये आर एन स्क्वायर लेफ्ट राइट में जो दिया है, आर एन स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कट, 4 कट, एक पाई कट, फिर ऊपर क्या कट है, ऊपर कुछ और कट नहीं होता है, तो व्हाट वी विल गेट एम ई इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा ये एक एम ई यहाँ से भी कट जाता है ना, तो ये न्यूमरेटर में एम ई लिखने की जरूरत नहीं है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर आर एन पाई, पाई पहले लिख लेते हैं, पाई आर एन इंटू एम ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो गया जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इफ़ आई वांट आर एन, वैल्यू ऑफ आर एन, तो यहाँ से आर एन की वैल्यू, यहाँ पर हम आर एन की वैल्यू को काउंट करें, तो वी विल गेट आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम ई इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर। तो आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन डिवाइड बाई पाई एम ई जेड ई स्क्वायर। पाई एम ई जेड ई स्क्वायर। ओके परफेक्ट, तो ये हो गया हमारा रेडियस। अब यहाँ पर ये जो रेडियस है, इसमें अगर हम देखें तो एच स्क्वायर, एच कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, जेड ई स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर अगर मैं हाइड्रोजन ले लूँ तो जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट। तो व्हाट कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस इज दैट ये जो रेडियस है, रेडियस इन हाइड्रोजन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर।
दिस रेडियस is directly proportional to what? It is directly proportional to n square. Okay. ओके, अब सेकेंड एक्सप्रेशन यहाँ पर हम वेलोसिटी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए अभी ये आर का एक्सप्रेशन तो मिल गया हमें, कि जो आर का एक्सप्रेशन है अगर यहीं पर मैं आर एन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे वी एन मिल जाएगा। तो वी एन, यहाँ पर वी एन क्या था, वी एन था एन एच अपॉन 2 पाई एम ई, एन एच अपॉन 2 पाई एम ई, एन एच अपॉन, पहले तो एन एच अपॉन 2 पाई एम ई लिख लेते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई एम ई। एन एच अपॉन 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1/Rn, इंटू 1/Rn, तो ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पाई एम ई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, वी एन इज इक्वल टू, तो एक एन कैंसिल, एक एच कैंसिल, एक पाई कैंसिल, एक एम ई कैंसिल, तो वी विल गेट वी एन इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच एप्सिलॉन नॉट, जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच एप्सिलॉन नॉट। जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू एन, जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, जब कुछ मिस हो रहेगा, एन एच एप्सिलॉन नॉट टू एन एच एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन लिखा है मैंने, 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन, टू, अच्छा 2 मिसिंग है, वही ऐसा देख के थोड़ा इंट्यूशन तो आ रहा था कि कुछ मिसिंग है, 2 NH एप्सिलॉन नॉट, तो वी एन मिल गया। तो अगर एन की वैल्यू यहाँ पर मैं यूज़ करूँ, एन की वैल्यू 1 यूज़ करूँ, तो मुझे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वी एन मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आर मिल जाएगा। ओके, तो आर का एक्सप्रेशन, ओके, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आप सबको करना है, तो दैट क्या है कि एक आपको फील आए कि क्या एक्सप्रेशन है। आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन याद करके भूल जाएंगे, बेटर आप इसे अगर एक बार डिराइव करेंगे तो थोड़ा भूलना आपके लिए मुश्किल होगा। ओके, इतना आसानी से आप नहीं भूल पाएंगे। तो आर एन इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई जेड ई स्क्वायर, और वी एन की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अभी जो आर एन है, आर एन में अगर मैं एच का वैल्यू मुझे पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, सारी वैल्यूज़ पता है, तो अगर सब्स्टिट्यूट की जाए तो देन वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ आर एन, व्हाट इज़ वी एन। ओके, तो वो सब्स्टिट्यूशन भी आप करके देख सकते हैं। हम लोग फिल्म आगे बढ़ते हैं। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर की वैल्यू मिलती है हमें, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस मिलता है वो हमें मिलता है 0.053 नैनोमीटर, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पर ठीक है, क्या मिला हमें,
यहाँ पर हमें मिला कि R1 is 0.053 नैनोमीटर. ओके, दिस इज कॉल्ड द फोर्स रेडियस एंड इट इज डिनोटेड बाई, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो वी विल गेट एक्सप्रेशन एज h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई एम ई इंटू ई स्क्वायर. ओके, z की वैल्यू भी 1, हाइड्रोजन एटम हम कंसिडर कर रहे हैं. ओके, तो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर. ये A0 हो गया, फर्स्ट रेडियस हो गया. अब यहाँ पर आपका जो Rn का एक्सप्रेशन है, मेन एक्सप्रेशन जो आप टॉप में देख रहे हैं Rn का, यहाँ पर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये एक तो आपका ई स्क्वायर एम ई स्क्वायर एम ई पाई, ये सब की जगह पर आप रिप्लेस कर लें A0. तो व्हाट यू विल फाइंड कि आपका जो Rn है ये हो जाता है A0 स्क्वायर एन स्क्वायर, A0 एन स्क्वायर. ओके, डिनोमिनेटर में z भी है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में z इक्वल टू कंसिडर कर रहे हैं एंड दिस एक्सप्रेशन इज फॉर प्योरली फॉर hydrogen atom. So this is the radius of the smallest orbit of an electron in hydrogen atom, and for any other orbit radius will be what, A0 into n square. Okay, चलिए अभी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम. थर्ड ऑर्बिट कहाँ है, तो n की वैल्यू 3 पुट करनी है और A0 की वैल्यू 0.053 नैनोमीटर पुट करनी है. तो ये सिंपल एक क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी. यहाँ पर दिया है कि इन द रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट assume that an incident alpha particle radius 1.8 thermometer is moving directly towards the target gold nucleus. Radius is 6.23 thermometer. क्या दिया? In the Rutherford scattering experiment, assume that the incident alpha particle is moving directly towards the target. अल्फा पार्टिकल का रेडियस 1.8 फेम्टोमीटर है. इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द गोल वेयर द रेडियस इज 6.23 फेम्टोमीटर. इन द अल्फा पार्टिकल, इफ द अल्फा पार्टिकल स्टॉप्स राइट एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, हाउ मच एनर्जी डिड इट हैव टू स्टार्ट विथ. ओके, तो अगर वो जाता है और गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस के पास स्टॉप हो जाता है. ओके ओके, मतलब जस्ट सरफेस पे टच होता है. ओके, रेडियस 6.23 दी है, तो कितनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए मूव करने के लिए. तो इनिशियली व्हेन द अल्फा पार्टिकल इज फार अवे फ्रॉम द गोल्ड न्यूक्लियस, its total energy is equal to the kinetic energy. As it comes closer to the nucleus, more and more of its kinetic energy get converted into potential energy. By the time it reaches the surface of the nucleus, its kinetic energy is completely converted into the potential energy and it stops moving. Thus, the initial kinetic energy K of the alpha particle is equal to the potential energy when it is at the surface of the nucleus. That is when the distance between the gold nucleus and the alpha particle is equal to the sum of radii of the gold nucleus and the alpha nucleus. तो यहाँ पर जब वो गोल्ड न्यूक्लियस पर आ जाएगा तो वहाँ पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो योर K इज इक्वल टू 1/4 पाई, जो आपका फोर्स होता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. सो 2E into ZE divided by distance between them. So R1 plus R2, where Z is the atomic number of the gold and R1 R2 are the radii of the gold nucleus and the alpha particle respectively. For gold Z की वैल्यू जो है वो 79 है, तो Z की वैल्यू 79 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, R1 R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एंड वी विल गेट 4.533 इंटू 10 power minus 12 जूल, दैट इज 28.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये इतनी एनर्जी से आपका जो पार्टिकल है वो जब मूव करेगा तो वो गोल्ड फॉइल के सरफेस पे आएगा. 28.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि 2 टाइम्स ZE इंटू E इंटू ZE तो ठीक है, बट 2 टाइम्स यहाँ पर क्यों आया 2E इसलिए आया कि अल्फा पार्टिकल जो है उसके अंदर जो चार्ज है वो 2E का चार्ज है. फिर गोल्ड जो है, गोल्ड पर हमको पता नहीं था इसलिए हमने ZE ले लिया, राइट है, अल्फा पार्टिकल का. ओके, सो आगे जो कंसेप्ट है वो है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ओके, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो टॉपिक है ये हम
नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।